कोविड-19 डिजीज़ के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कुछ तो इस वायरस के बारे में सवाल पूछते हैं कि ये वायरस है क्या और वायरस होता क्या है, और कुछ वैक्सीन के बारे में सवाल करते हैं। कुछ ये भी पूछते हैं कि ये जो म्यूटेंट वायरस है ये क्या होता है, या ये जो वेरिएंट वायरस है ये क्या होता है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि ये जो मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन्स हैं इनका आपस में मामला क्या है, और ये वैक्सीन कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और क्यों मुख्तलिफ हैं। बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन है उसमें और सेकंड जनरेशन की वैक्सीन में क्या फ़र्क है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये बनती कैसे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि ये सारा एंटीबॉडीज़ का मामला क्या है कि एक वैक्सीन एंटीबॉडीज़ कम बनाती है, दूसरी ज़्यादा बनाती है। या फिर जो वैक्सीन पासपोर्ट का मामला सामने आ गया कि दुनिया में ट्रैवल करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट ज़रूरी हो गया। बल्कि कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले वक्त में किसी शॉपिंग मॉल में जाने के लिए, किसी तकरीब में जाने के लिए, किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए, हत्ता कि दफ्तर में जाने के लिए भी आदमी के पास वैक्सीन पासपोर्ट होना ज़रूरी होगा। तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स सूरत हाल है, और ऐसे माहौल के अंदर जब आदमी बहुत सारे अपने जहन में ऐसे माहौल के अंदर आदमी बहुत सारे सवाल अपने आप से भी पूछता है, दूसरे से भी पूछता है। फिर एक और आम मामला है कि बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। वैक्सीन के बारे में भी कुछ साजिशी थ्योरीज हैं, और वायरस के बारे में तो ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी सिलसिले में वीडियोस का हम ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इन वीडियोस में इस वायरस के वजूद के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस में हम वैक्सीन की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इन वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सारी वैक्सीन एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं और बुनियादी इनमें फ़र्क क्या है। इसके अलावा इन वीडियोस में हम कोरोना वायरस डिजीज़ से जुड़े हुए सोशल पहलू या इकोनॉमी के पहलू वो भी ज़ेर बहस लाएंगे। ये कोविड-19 या कोरोना वायरस के मॉडल का दूसरा हिस्सा है। इस मॉडल के हिस्से में कोविड-19 वायरस को अंदर से भी दिखाया गया है। इसकी हम स्टडी करते हैं और इसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। ये सामने का जो हिस्सा है ये स्पाइक प्रोटीन का हिस्सा है, जिसको स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। ये इसकी वॉल है सारी, यहाँ से यहाँ तक। इसको इन्वेलप कहा जाता है, वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये हिस्सा इसका स्मॉल इन्वेलप प्रोटीन्स है, और इसी तरह इसके अंदर अगर हम देखें, इसकी बॉडी के अंदर, इसके इन्वेलप के अंदर, तो ये हमें इसका जीनोम नज़र आता है, या जिसको आरएनए भी कहते हैं। और यही जेनेटिक मटेरियल है। जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक स्पाइक प्रोटीन, एक इन्वेलप, और एक इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल या जीनोम या आरएनए। तो ये 3 हिस्से हो गए इसके, स्पाइक प्रोटीन, इन्वेलप, या इसकी ये मेम्ब्रेन या वाल इसको कह सकते हैं, और इसके अंदर आरएनए या जेनेटिक मटेरियल। वायरस के सेल में और इंसानी जिस्म के सेल में कुछ बुनियादी तौर पर फ़र्क मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम सामने रखें तो इन 3 हिस्सों में आम जो इंसानी सेल है उसके अंदर जो बाकी मशीनरी है जिसको सेल इस्तेमाल करता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए। चूँकि किसी भी ज़िंदा सेल को अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, जिनसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिनसे वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, जिनसे वो प्रोटीन्स बनाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। वायरस के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ऐसी कोई मशीनरी मौजूद नहीं है जो कि इंसानी सेल या दूसरे सेल में मौजूद होती है। यही वजह है कि वायरस को टेक्निकली एक मुर्दा जिस्म कहा जाता है। टेक्निकली मुर्दा जिस्म इसलिए कहा जाता है कि
وائرس کو زندہ رہنے کے لیے کسی دوسرے زندہ سیل کی یا زندہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وائرس اپنے جینیٹک مٹیریل کو RNA کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے سیل کی ساری مشینری کو خود استعمال کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ اب ہم اس وائرس کی باڈی کو انسانی جسم کے سیل کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس کووڈ-19 ڈیزیز کے وائرس کا ایک ماڈل ہے، اور اس کے برابر میں ہمارے پاس یہ انسانی جسم کے سیل کا ایک ماڈل ہے۔ ہم ان دونوں کو بآسانی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کووڈ-19 وائرس کے ماڈل کے اندر اسپائک پروٹین، انویلپ پروٹینز اور اس کا انویلپ کا سٹرکچر، اور اس کے اندر RNA یا اس کا جینیٹک میٹیریل ہے۔ وائرس کی جو باڈی ہے یہ میجرلی 3 سٹرکچر سے ہی مل کے بنی ہوئی ہے: اسپائک پروٹین، انویلپ اور اس کے اندر RNA یا جینیٹک میٹیریل۔ اگر ہم اس کو انسانی سیل کے ساتھ کمپیئر کریں، ڈفرینس ہمیں نظر آئے گا، جس میں انسانی سیل کے اندر باہر کی طرف سیل میمبرین ہے، بالکل سینٹر میں DNA ہے یا جینیٹک میٹیریل ہے، یہ مائٹوکانڈریا ہے۔ مائٹوکانڈریا سیل کے لیے انرجی پروڈیوس کرتا ہے۔ اسی طرح سینٹروسوم ہے، یہ پروٹین کی ایک فیکٹری اس کو کہہ لیں، یہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، موسٹلی یہی بناتا ہے۔ اس کے برابر میں ویکیول ہے، اس کا بھی ایک فنکشن ہے سیل کے اندر۔ اسی طرح اینڈوپلازمک ریٹیناکیولم ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے سٹرکچرز ہیں، جس طرح یہ اس کا سائٹوپلازم ہے۔ تو یہ جو جتنے سٹرکچرز ہیں، ان میں جو میجر سٹرکچرز ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سائٹوپلازم کے اندر اور بہت سارے ضروری سٹرکچرز بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سارے سٹرکچر کو اس کے ساتھ وائرس کے ساتھ کمپیئر کریں تو وائرس کے پاس اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے، اور یہ انسانی سیل کے اندر یہ جتنے بھی سٹرکچرز ہیں یہ سیل کو زندہ رکھنے کے لیے، ریپروڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہے، اور انہی کی باعث اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے انسانی سیل زندہ بھی رہتا ہے۔ اور وائرس جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد سیل کی ساری مشینری کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس ساری سیل کی مشینری کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ہائی جیک کرنے کے بعد اس ساری سیل مشینری کو استعمال کر کے خود اپنی ریپلیکیشن کرتا ہے اور سارے جسم میں پھیلتا ہے۔ انسانی سیل کے اس طرف ایک اور سٹرکچر ہے جس کو ACE2 یا ACE2 ریسیپٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سیل کا وہی حصہ ہے جس کے ذریعے اسپائک پروٹین کو استعمال کرتے ہوئے یہ وائرس انسانی جسم میں یا انسانی سیل میں داخل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ کووڈ-19 کا وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر انسانی جسم کے سارے سسٹم کو، ساری مشینری کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس سیل کو وہ ختم کر دیتا ہے، ڈسٹرائے کرتا ہے، اور اس سے انسانی جسم میں بہت ساری کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے۔